हेलो, न्यू डे, न्यू वीक, मंडे, न्यू स्टार्ट एंड न्यू गोल। नमस्कार, हेलो, गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज आपको एक और दिन मिल गया है खुद को बेहतर बनाने का, क्योंकि वाकई सफलता छिपी है पसीना बहाने में। हम आ गए हैं आपको लेकर मालवीय नगर स्थित क्वांटम जिम में और हमारा मकसद यही है इस बुलेटिन के माध्यम से कि आपको आज के कार्यक्रम और आज के दिन क्या कुछ खास चलने वाले इसके बारे में भी जानकारी मिले, आप अपडेटेड भी रहें, साथ ही आप फिटनेस पर भी काम कर पाए हमारे इस खास बुलेटिन की मदद से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की तमाम खबरों के साथ, फिर आगे ब्रेक के बाद बात करेंगे फिटनेस टिप्स को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके आज के दिन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बालोतरा का प्रस्तावित दौरा है। मुख्यमंत्री आज रिफाइनरी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की समीक्षा करेंगे। पीएम विजिट के मिनट टू मिनट कार्यक्रम को लेकर समीक्षा करेंगे। सीएम के साथ प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री के बिश्नोई भी मौजूद होंगे। तो आज का बालोतरा का प्रस्तावित दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रिफाइनरी का दौरा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे और एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, उससे पहले खुद राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तैयारियां कहां तक पहुंची, एक तरफ प्रशासनिक अमला अलग तैयारी कर रहा है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए, दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और रिफाइनरी का दौरा करेंगे। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की समीक्षा करेंगे। पीएम के मिनट टू मिनट कार्यक्रम को लेकर समीक्षा वो करेंगे, साथ ही उनके साथ प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर से खबर है, सुबोध अग्रवाल की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। 4 दिन का रिमांड उन्हें मिला था, आज अवधि समाप्त हो जाएगी। कल हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब वो पेश हुए थे और क्या कुछ जानकारी आई थी। आज एसीबी सुबोध अग्रवाल को फिर कोर्ट में पेश करेगी। एसीबी ने 9 अप्रैल को किया था सुबोध अग्रवाल को गिरफ्तार। गुरुवार का वो दिन था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और फिर उन्हें यहाँ लाया गया। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर आए हैं और सहयोग की बात उन्होंने कही थी, जबकि पहले ही वारंट उनके लिए जारी कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। अब कोटा कोचिंग सिटी से जुड़ी ये खबर है। आज कोटा को मिलेगी संविधान पार्क की सौगात। अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज होगा पार्क का शिलान्यास और ऐसे में पार्क का शिलान्यास होगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में ये समारोह होने जा रहा है। श्रीनाथपुरम में लगभग 30 करोड़ की लागत से बनेगा संविधान पार्क और अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आज पार्क का शिलान्यास होगा। कल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और उससे पूर्व जब पार्क का शिलान्यास होगा, अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता की भूमिका जो रही है और ऐसे में संविधान पार्क तैयार होना ताकि युवा पीढ़ी को भी सीख मिले, युवा पीढ़ी को भी संविधान और संविधान के मूल्यों के बारे में जानकारी मिल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि है समय बदलने से जुड़ी राजस्थान हाईकोर्ट की। तो आज सुबह 7:30 बजे खुलेगी हाईकोर्ट। अब सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक न्यायिक कार्य होंगे। गर्मी के मद्देनजर प्रदेश के न्यायालयों के समय में बदलाव किया गया है। हाईकोर्ट में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक न्यायिक कार्य होंगे। सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक मध्यांतर होंगे। 28 जून तक ये नई व्यवस्था रहेगी। रजिस्ट्रार प्रशासन शिवानी सिंह ने अधिसूचना जारी की। एक बार फिर से बता देते हैं, इस बार आपको जल्दी बताते हैं कि 7:30 बजे हाईकोर्ट खुलेंगे, फिर 1 बजे तक न्यायिक कार्य होंगे, 8 से 1 बजे तक का समय है, फिर मध्यांतर 28 जून तक ऐसी व्यवस्था रहने जा रही है और इसके लिए सूचना भी जारी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर महिला आरक्षण कानून को सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की बात हो रही है। लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण पर विवाद। आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिका में कानून की वैधता को चुनौती दी गई है और ऐसे में जब आज इस पर जो विवाद इसे लेकर के चल रहा है, अलग अलग दलीलें जो इस पर दी गई थी और जिसके चलते याचिकाएं भी दायर की गई थी, अब उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। याचिका में कानून की वैधता को चुनौती दी गई थी और कई तरह के आरोप भी थे, सवाल भी खड़े किए थे और तो आज सुनवाई पर सभी की नजर टिकी है, क्योंकि एक तरफ बात आरक्षण कानून की हो रही है, दूसरी तरफ अब इस पर जो याचिकाएं हैं उसको लेकर चर्चा होगी। चलिए, तो ये तो थी आज के दिन की तमाम हैपनिंग्स। अब हम सीधा बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश पेपर की खबरों की। सबसे पहले आपको बताएंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर की खबर की पहली प्रकाशित खबर, जो हालांकि दुखद खबर है और इसलिए क्योंकि अब हमारे बीच नहीं रही हैं मशहूर गायिका जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक अलग नाम कमाया। इसी से जुड़ी हैड ए निगाह तक जान
गुबार ही गुबार है। Asha Bhosle, one of the most iconic and versatile voices in India, music history passed away on Sunday, leaving behind a legacy that shaped the soundscape of Indian cinema and music for overnight decades. She was 92. तो वर्सेटाइल अर्थात बहुमुखी प्रतिभा की धनी और आइकॉनिक दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की जो बहन है आशा भोसले, उनका निधन कल हो गया 92 वर्ष की उम्र में। अब 4 साल पहले लता मंगेशकर का निधन हुआ था और अब उनके परिवार से अब आशा भोसले का भी निधन हो गया। अब ब्रीच कैंडी मुंबई के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया था जब उन्हें तबीयत उनकी बिगड़ी थी, कुछ परेशानी हुई थी। इसके बाद कल वो इस दुनिया को छोड़ गई, अलविदा वो कह गई। और ऐसे में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें शोक की लहर छाई है। तमाम दुनिया भर में जो राजनेता हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही बता दें आपको कि शी हैड बीन एडमिटेड टू ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ऑन सैटरडे इवनिंग फॉलोइंग एक्सट्रीम एग्जॉशन एंड चेस्ट इन्फेक्शन। सीने में इन्फेक्शन संक्रमण की बात हो रही थी जिसके चलते उन्हें लाया गया था। फिर ये भी कहा गया था कि थकान की बात भी आ रही है। उनका जन्म 1993 में हुआ था। आशा भोसले बिगिन हर म्यूजिकल जर्नी एट अ यंग एज। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने शुरुआत कर दी थी संगीत की दुनिया में। बहुत नाम कमाया उन्होंने, काफ़ी संघर्ष भी उन्होंने झेला है और ऐसे में अपने बलबूते पर 12,000 से अधिक गाने गाने, वो भी 20 से अधिक भाषाओं में मायने रखता है और हर कोई नम आंखों से अब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं जो कि है अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी। कल एक वार्ता और वार्ता के बाद की तस्वीरें, वार्ता के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे दुनिया भर में सुना गया है। ओह लॉर्ड, ह्यूमैनिटी gasped as US and Iran failed to reach a deal after 21 hours marathon talks in Pakistan। तो पाकिस्तान में जो मैराथन टॉक्स हुई थी जो कि जिसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे थे, ईरान के भी प्रतिनिधि इसमें पहुंचे थे, लेकिन 21 घंटे तक ही चली। ब्रेक भी लिया गया, पहले एक दौर की बात हुई फिर दूसरे दौर की, लेकिन बेनतीजा रही, कोई नतीजा नहीं निकला है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said US military will finish the little that is left of Iran and shortly begin blockading ships attempting to enter or leave the Strait of Hormuz after US-Iran talks failed in Islamabad। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बचा कुचा है ईरान का हिस्सा वो भी अब हम क्षतिग्रस्त कर देंगे। उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ में अब जो भी जहाज़ है वो प्रवेश या जो निकासी की बात हो रही है उसे भी ब्लॉक करने की बात हुई है। और ये तब उन्होंने कहा है जब जो बातचीत थी वो इस्लामाबाद में फेल हो गई। ट्रंप ऑल्सो सेड दैट द इरानियंस हैव नॉट लेफ्ट द बार्गेनिंग टेबल। उन्होंने कहा कि जो ईरानियन है, ईरानी लोग हैं, उन्होंने जो टेबल है था, समीक्षा जो हो रही थी उसे छोड़ा नहीं है। हमें उम्मीद है, उन्होंने ऐसा कहा कि वो फिर आएंगे बात के लिए एंड गिव अस एवरीथिंग वॉट, और वो सब देने के लिए सहमत होंगे जो शांति प्रस्ताव में अमेरिका की ओर से डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा है कि ऐसी उम्मीद उन्हें है। क्या फिर से एक और बातचीत होती है? अब क्या फिर से कुछ अलग होता है? एक तरफ सीज़फायर की बात हो रही थी, दूसरी तरफ अब आगे की बात हो रही है। क्या होगा भविष्य में, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विमेन कोटा महिला आरक्षण से जुड़ी है। क्या है पूरी खबर, जानिए। इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट विमेन्स कोटा इन 2029। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण को 2029 तक लागू करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी in a letter said it is imperative that the 2029 Lok Sabha and Assembly polls are conducted with women's reservation in place and asked all political parties to come together in one voice to pass the amendment। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2029 तक ये अनिवार्य हो कि जो लोकसभा चुनाव है वो और विधानसभा जो चुनाव है वो महिला आरक्षण कोटा के आधार पर ही हों और सभी पार्टियां साथ हैं और सभी पार्टियां सहयोग भी करें। एक ही स्वर में महिला आरक्षण की जो बात और इससे जुड़ा जो बिल लाया गया था, जो चर्चाओं में आया था, जिसके पीछे का मकसद एक कोटा लागू करके जो महिलाएं हैं उनको सशक्त किया जाए, उनकी भूमिका और समाज में उनके योगदान को बढ़ाया जाए, राजनीतिक दलों में भी उनके लिए एक निर्धारित कोटा कर महिलाओं को सशक्त किया जाए और उनकी भूमिका और अधिक विस्तृत की जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी और इसकी अहमता पर बात की है। Meanwhile, the BJP issued a whip to its MPs urging them to remain present in their respective house during the special session from April 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं।
अब अगली खबर है बिहार से जुड़ी हुई। बिहार लाइकली टू गेट न्यू सीएम ऑन April 15 as Nitish calls cabinet meet tomorrow. बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इज सेट टू चेयर अ क्रूशियल कैबिनेट मीटिंग ऑन ट्यूसडे। तो बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय बैठक ट्यूसडे को बुलाई गई है। सोर्सेज इंडिकेट दैट इट्स द मीटिंग इज लाइकली टू अप्रूव सेवरल इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम्स। ये जो मीटिंग है वो बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है, बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को समाहित किए हुए हैं। सोर्सेज टोल्ड दैट दिस कुड बी द लास्ट मीटिंग ऑफ करंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो वर्तमान मंत्रिमंडल सदस्य हैं उनकी आखिरी मीटिंग भी हो सकती है, क्योंकि फिर इसके बाद फॉलोइंग द मीटिंग नीतीश कुमार टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन, बिहार कुड गेट अ न्यू सीएम। और माना जा रहा है कि जो नया सीएम है बिहार को वो 15 अप्रैल तक मिल जाएगा, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। तो क्या फिर इसके बाद एक नया सीएम बिहार को मिल जाएगा 15 अप्रैल तक? क्या कुछ तय होता है देखने लायक रहेगा, वो जानकारी भी आपको आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली न्यूज़पेपर की खबरें। अब हम आपको बताते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के ही दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरों की। तो सच बेधड़क में प्रकाशित पहली खबर, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बढ़ेगा महिला नेतृत्व, ये कहा है सीएम भजनलाल शर्मा ने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अधिनियम महिलाओं को नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा, साथ ही जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने महिलाओं को इस कानून के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की है। साथ ही वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं शुरू कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उज्ज्वला है, जन धन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्वच्छ भारत मिशन जैसे योजनाओं से बड़ी संख्या में महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जानकारी साझा की थी उद्योग, शिक्षा, मीडिया, पुलिस, मेडिकल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से। नारी शक्ति वंदन को लेकर के उन्होंने अपने विचार साझा किए थे। महिलाओं की भागीदारी से विकास का चेहरा बदलेगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लखपति दीदी योजना के तहत 16 लाख से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है, जबकि अन्य योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। और मेट्रो फेज 2 जैसे प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कही है। उन्होंने कहा है कि इसमें महिला का नेतृत्व बढ़ेगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण भी बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर आपको बताते हैं सच बेधड़क अखबार। तो भूमि के स्वामी मंदिर कब्जों ने कर दिया कंगाल। पूरी खबर में समझेगा क्या खबर है। राजस्थान में देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले मंदिर, जो कभी विशाल भूमि संपत्तियों के स्वामी हुआ करते थे, अब बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। विभागीय रिपोर्ट क्या कहती है? इसके मुताबिक प्रदेश और प्रदेश के बाहर स्थित 124 मंदिरों की करीब 2473.77 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जे दर्ज है। ये क्षेत्रफल राज्य के कई शहरों के बराबर स्थित है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई मंदिरों को भोग प्रसाद और दैनिक व्यवस्थाओं के लिए भी सरकार को सहायता देनी पड़ रही है, निर्भर करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए तो मंदिर फिर से आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उल्लेखनीय विभाग की आय में भी वृद्धि हो सकती है। और प्रदेश के जो मंदिरों में जो नज़र है अब भूमि माफियाओं की, और जो कब्जा कर लेते हैं और आवाज़ को दबाने की बात है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अतिक्रमण से मुक्त करवाया जा सकता है अगर एक व्यवस्थाएं हो जाएं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। राजस्थान में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान का आगाज। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव है, पूरी तैयारी है। महिला आरक्षण लागू होने से पहले भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू कर दिया है। राजस्थान में रविवार को प्रदेश के 7 संभागों 25 लोकसभा क्षेत्रों में एक साथ इस अभियान की शुरुआत की गई है। राजनीतिक मंच से अलग रखकर सामाजिक जागरूकता अभियान के रूप में इसे डिजाइन किया गया है। कार्यक्रमों में संदेश पर जोर दिया गया है। इसके जरिए महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में जागरूक किया जाएगा और उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कवायद की जाएगी। भाजपा ने अभियान के जरिए शहरों से लेकर गाँव ढाणियों तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। कार्यक्रम में महिलाओं के बीच संवाद, जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने पर फोकस किया गया है। अभियान की रूपरेखा अभी आपको बता देते हैं। 7 संभागों की 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा महिला नेताओं की ओर से एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी।
13 से लेकर 20 अप्रैल तक अभियान मंडल और बूथ स्तर तक पहुंचेगा। और आज 13 अप्रैल है, अब कहा जा रहा है कि मंडल और बूथ स्तर तक अभियान को पहुंचाने की बात हो रही है। शहरों से लेकर गाँव ढाणी तक महिलाओं से सीधा संवाद, जागरूकता कार्यक्रम और सामाजिक भागीदारी पर फोकस रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। अगली खबर क्या कहती है, तो अध्यक्ष पद पर चौथे परफॉर्मेंस में से केवल 15 योग्य होने की बात सामने आई है। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कसौटी। राजस्थान यूथ कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव में पारदर्शिता और समानता पर सवाल खड़े हो गए हैं। चौथे परफॉर्मेंस की सूची में से महज 15 को ही प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए योग्य माना गया, जबकि चौंकाने वाली बात तो ये है कि सूची में सामान्य वर्ग से सिर्फ एक ही उम्मीदवार शामिल है। अब आरोप है कि चुनावी नियमों में जाति के आधार पर अलग अलग मानदंड तय किए गए हैं, कहीं सख्ती दिखाई गई है तो कहीं खुली छूट दी गई है। ऐसे में प्रक्रिया योग्यता की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। विवाद कहाँ से शुरू होता है, सुनिए। विवाद यहीं से शुरू होता है कि ये सख्त नियम केवल सामान्य वर्ग और ओबीसी उम्मीदवारों पर ही लागू किया गया है, जबकि एससी, एसटी और अन्य वर्गों के लिए इसी शर्त को काफ़ी हद तक आसान बना दिया गया। इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए महज 20 ब्लॉकों में नॉमिनेशन करवाना ही पर्याप्त माना गया है, यानी कि जहाँ एक तरफ कुछ उम्मीदवारों को 100 ब्लॉकों की कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, वहीं दूसरी के लिए रास्ता 5 गुना आसान कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनावी मैदान और सभी के लिए बराबरी की बात नहीं है, और सवाल खड़े हो रहे हैं फिर अब इस पर कि किस वर्ग से कितने दावेदार मैदान में है। नियम खुद अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। तो ये भी एक यूथ कांग्रेस चुनाव के रण से जुड़ी, सियासी बवाल से जुड़ी एक बड़ी खबर थी। तो चलिए अब हमने बात की तमाम खबरों की जो कि फर्स्ट इंडिया सबूत के अखबार में प्रकाशित थी और मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा के कार्यक्रम से जुड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से जुड़ी। फिटनेस तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे दोस्ती निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हर रिश्ता निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी, वैसे फिट रहना भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका ही शरीर है और यही आपके लिए मंदिर है। तो ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज की तमाम खबरों की, लेकिन अब ब्रेक के बाद हम बिना समय गंवाए सीधे आ जाते हैं फिटनेस को लेकर के बातचीत पर। हमारे साथ मौजूद हैं क्वांटम जिम में हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर है अक्षत सिंह दरूका। अब बात करते हैं इनसे फिटनेस को लेकर। अक्षत जी, मंडे मॉर्निंग है, शुरुआत यहीं से करते हैं। फिट रहने के लिए आज फिर बताइए, मंडे मॉर्निंग है, क्या करना चाहिए फिट रहने के लिए? फिट रहने के लिए रेगुलर वर्कआउट करो, हेल्दी खाओ, और इसको सबसे बड़ी बात कंटिन्यू रखो। ये नहीं कि सिर्फ आपने 3 महीने का गोल लिया, 10 दिन किया, फिर वापस वही पुरानी डाइट, वही पुराना आलस, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बनाओ। जैसे आप डेली खाना खाते हो वैसे डेली वर्कआउट भी करना है, वैसे डेली अपने को डाइट भी लेनी है और अच्छा खाना है। एटलीस्ट 4 से 5 दिन अच्छी डाइट लो, उसके बाद आप 2 दिन चीट कर सकते हो। अच्छा सा जो भी आपके मन की इच्छा हो जंक फूड खाने की वो खा सकते हो। इससे आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और आप अपने मन का भी कर सकते हो। अब जो कुछ भ्रांतियाँ होती हैं फिटनेस की जर्नी में और जिम से जुड़ी हुई, हमने इस पर पहले ही बात करी थी। अब हृदय से संबंधित खासतौर पर कहा जाता है कि आजकल जो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी आते हैं, अब कई बार हार्ट अटैक की घटना हो जाती है, फिर उस पर दोष कई बार दिया जाता है कि ओवर जिमिंग। तो हम यहाँ बात हृदय से जुड़ी समस्याओं की भी कर रहे हैं, लेकिन ओवर जिमिंग को आप क्लियर कीजिए कि क्या वाकई ओवर जिमिंग जैसा कोई टर्म यहाँ होता है, या फिर संतुलन आधार पर अगर आप कुछ भी करते हैं तो फिर सब कुछ ठीक रहता है? देखिए, ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं लोगों को देखता हूँ जो बिगनर लेवल पे हैं, वो 2-2 घंटे जिम में देते हैं, 1.5 2-2 घंटे जिम में देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। कोई एथलीट ही होता है, उसको 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं वर्कआउट में, क्योंकि उसका गोल है कंपटीशन खेलना। बट आपको फिट रहना है तो 40 से 45 मिनट्स आपके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट्स इतने आपके लिए सफिशिएंट है फिट रहने के लिए। ओवर ट्रेन नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है वेट उठाने की, जितनी आपकी कैपेसिटी है रन करने की, उसको आप अगर डेली या हफ्ते में 10-10%, 5-5% भी अगर आप पुश करते हो तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। बट कभी भी ओवर ट्रेन नहीं करना है, खास करके उन लोगों को जो स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। अगर वो लोग ओवर ट्रेन करेंगे तो सीधी सी बात है, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा ही। आजकल खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी लोग पहले तो हम जिस तरह से अपना गुरु चुनते थे बड़ा ही सोच समझकर, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर या किसी की भी बातें मानकर उसे अपना लेना क्या ठीक है? क्या इसे लेकर भी आपको नसीहत देंगे, खासतौर पर जो फिट रहने के लिए अपने घर पर अपने बलबूते कुछ भी कर रहे हैं एक्सरसाइज के नाम पर?
देखो सोशल मीडिया पे क्या होता है ना, जो वो बता रहा है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। जिसने स्टेरॉइड लिए वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, जो नेचुरल है वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। कोई लोग फेक भी हैं जो स्टेरॉइड लेके बोलते हैं कि भाई ये मैंने नेचुरल तरीके से बनाया है, बट नेचुरल नहीं है। अगर आपको सही में नेचुरल देखना है तो आप बाहर की बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आर्नोल्ड क्लासिक देख सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में नेचुरल फिजिक कैसी होती है। नेचुरल फिजिक आपको समझ में आ जाएगी, स्टेरॉइड फिजिक बहुत ज़्यादा रिप्ड होती है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप वर्कआउट करें तो किसी एक ऐसे ट्रेनर की मदद से करें जो फिजिकली आपके पास अवेलेबल हो, ना कि एक सोशल मीडिया के थ्रू करें। और हमेशा ट्रेनर का ध्यान रखें कि ट्रेनर कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको हमेशा सप्लीमेंट्स के लिए बोले, हमेशा आपको पुश करे स्टेरॉइड्स के लिए, पुश करे ज़्यादा सप्लीमेंटेशन, ज़्यादा टैबलेट्स देने के लिए। ऐसा नहीं होता। जब भी आप वर्कआउट करें, जब भी आप अपने फिटनेस की तरफ ध्यान दें तो हमेशा नेचुरल वे में जाएँ। बहुत ज़्यादा अगर आपको अचीव करना है, आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप जाके आप प्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अदरवाइज मेरी राय यही है कि आप नेचुरल तरीके से आप फिट रहने का ट्राई करें। अक्षर जी, प्रोग्राम को क्लोज करना है जल्दी से, शॉर्ट एंड स्वीट, मंडे मोटिवेशन आपकी ओर से। मंडे मोटिवेशन यही है कि अगर आप जल्दी नहीं उठोगे तो कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। जल्दी उठो, अपने गोल्स को अचीव करो। रात को सोने से पहले अपने गोल्स लिखो और सुबह उठ के उसको अचीव करो। जब जाके आप कोई भी गोल हो लाइफ का वो आप अचीव कर सकते हो ईजीली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अक्षर जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो जो आज हमारे फिटनेस ट्रेनर अक्षर सिंह दरुका ने वही बात दिलाई याद जो कि हमें मम्मी पापा बचपन से कहते भी आ रहे हैं कि भाई हर समस्या की जड़ है जल्दी उठो। जल्दी उठोगे तो फिर आप अपने लिए बेहतर काम कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे, खुद को समय दे पाओगे और आपकी ज़िंदगी में जो भी ज़रूरी है उसे समय दे पाओगे। पहले कहते थे स्वस्थ रहो खुश रहो, आज भी वही कहते हैं, लेकिन अब ये भी कहना होगा अब खुश रहोगे तो स्वस्थ भी रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो खुश भी रहोगे। चलिए आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ है में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और फिटनेस टिप्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे दें हमें। अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।